हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वील कंटिन्यू लिविंग वर्ल्ड। हमने कल के जो लेक्चर था उसमें हमने लिविंग वर्ल्ड किया था, यहाँ तक किया था हमने। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स जो कल वाली मार्क्ड एनसीईआरटी थी वो सेव नहीं हो पाई, बट फ्रॉम टुडे दिस वोंट हैपन। एंड इफ़ यू गाइज वांट आई कैन अटैच द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन। ड्राइव लिंक मैं अटैच कर दूँगी। सो या लेट्स बिगिन एंड आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या लेट्स बिगिन। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms। तो ये हमने कल पढ़ा था कि जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं या फिर जो टेक्सोनोमिस्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के बाद वो नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को नाम देना है तो पहले हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ को नाम दे रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस याद कर लीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। ये रिलेटेड है क्लासिकल टेक्सोनोमी से। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टर्स हम एसोसिएट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट माइक्रोब, बी इट प्लांट, बी इट एन एनिमल। उसके बाद फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं एंड फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम क्लासीफाई कैसे करेंगे अगर हमने उसको पहले नाम ही नहीं दिया है। तो बेसिकली ये है कि एनसीईआरटी में जो भी दिया है हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर आप आकाश का मॉड्यूल लेंगे वहाँ पर CINC दिया हुआ है, ये दोनों को इंटरचेंज किया हुआ है वहाँ पर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के बाद ही हम फिर वो नेम क्लासीफाई कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर करने के बाद हमें उसका जीनस पता चलता है, हमें उसकी स्पीशीज़ पता चलती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको जो हमारे 7 मेन कैटेगरीज़ हैं उनमें हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये है। तो या अभी जो हमने लाइन पढ़ी, बायोलॉजिस्ट्स फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। तो ये नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा है, ये बता रहा है कि हम नाम प्रोवाइड करते हैं। द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। और हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनके केस में हमारे पास ICBN होता है और जो एनिमल्स है उनके केस में वी हैव ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एनिमल्स का याद करने के लिए आप याद करिए कि ऑफ है O फॉर ओविपेरस, कि वो एग लेइंग एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स के अंदर आते हैं, हमारे एव्स में आते हैं। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं उनके में हमने याद किया था इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी आते हैं, तो F फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे मैंने ट्रिक के लिए बताया था। तो ये लाइन का बस ये सिंपल मीनिंग है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और वो प्रिंसिपल्स, रूल्स, क्राइटेरियाज हर जगह वो सेम होते हैं, सच दैट कहीं पर भी कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म है अलग अलग प्लेसेस पे, हर जगह उसका नाम सेम ही आएगा। और वो ऐसा नाम होता है कि पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो नाम ना हो, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स के नाम कोइंसाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। इसके बाद वी हैव each name has two components, the generic name and the specific epithet। तो अगर किसी हम नॉमेनक्लेचर का क्राइटेरिया जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं जिस नाम के 2 कंपोनेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वी ऑल्सो हैव ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें 3 टर्म्स का नाम होता है। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इट जस्ट फॉर नोइंग कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही अकेला एक ऐसा नेमिंग क्लासिफिकेशन या नेमिंग सिस्टम नहीं है। वी हैव डिफरेंट types of naming systems in fact। तो इसमें of course this is important, this is something to keep in mind कि जो हमारा biological name होता है उसके 2 components होते हैं, generic name and specific epithet।
यूजुअली ये होता है कि कई बार जैसे अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनटीए की स्पेसिफिकली बात करें, तो एनटीए कंफ्यूज करने के लिए ये भी कर सकता है कि वो ऑप्शंस में दे दें स्पीशीज़, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे आपको बोल दिया मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका में इंडिका क्या है, बच्चे स्पीशीज़ देखेंगे ऑप्शन में, वो स्पीशीज़ मार्क कर देंगे, जबकि जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। अगर आपसे पूछा जाए मैग्निफेरा इंडिका एज होल क्या है, तो हम बोलेंगे स्पीशीज़। ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो ये आपको याद रखना दिमाग में। तो वही इन्होंने यहाँ पर अब वही बोला है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि दो कॉम्पोनेंट्स हैं नाम के। दिस नेमिंग वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। अभी तक हमारे पास दो साइंटिस्ट के नाम आए हैं, फर्स्ट वाज अर्नस्ट मे, सेकंड हमारे पास आए हैं कैरोलस लीनियस। तो हम यूँ करते हैं, हमें जो जो साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं इस चैप्टर में, हम उनको एंड वाले पेज पर लिख लेते हैं, क्योंकि शुरू वाले तो आई गेस वो मिट गए हैं, तो मैं एंड वाले में वो लिख देती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा अर्नस्ट मेयर के बारे में। इन्होंने डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़, मेनली हम इनको इसी के लिए ही हम सेलिब्रेट करते हैं कि इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ दी थी, जो मैंने आपको बताई थी कल, कि जो ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ स्पीशीज़। द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज़ कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद मेंबर्स ऑफ एनी अदर स्पीशीज़। चाहे उनका जीनस सेम हो, लेकिन वो फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये उनका आइडेंटिफाइंग फीचर है। इसके बाद वी हैड कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया हमें, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। ऑलराइट, आगे देखते हैं। This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। तो वही है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है अभी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अगर हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूनिट्स का सिस्टम लेते हैं, तो अभी हम एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को कंसिडर करें, नेमिंग स्कीम, हम आईयूपैक नेमिंग स्कीम को कंसिडर कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो बायोलॉजी में नेम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उसमें हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की नेमिंग स्कीम को अभी हम फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट यानी कि जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट नेम वॉज फाउंड कन्वीनियंट। इसको कन्वीनियंट माना गया था, इसी वजह से हमने इसको यूज़ किया। तो ये एज सच असर्शन रीज़न में नहीं आएगा, बट इसका बन सकता है, अगर बनाने को तो कुछ भी बन सकता है। तो अगर इसका बनाना होगा तो ये रीज़न बन सकता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़ बीइंग फॉलोड और इज़ बीइंग कंसिडर्ड वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रीज़न में आ सकता है बिकॉज द टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड टू बी कन्वीनियंट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये मेंशन कर देते हैं कि दिस कैन बी अ पोटेंशियल असर्शन रीज़न क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारा हो जाएगा रीज़न। एंड ये यहाँ से हमारा हो जाएगा असर्शन। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ऑलराइट, इसके बाद पढ़ते हैं
Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name for mango is written as Mangifera indica. तो सी थिंग इज़, आपको कितने भी ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स याद हो, बट जो एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम्स मेंशन है या फिर एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके साइंटिफिक नेम मेंशन है, इसी चैप्टर में नहीं पूरे एनसीईआरटी में, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा, मोस्ट प्रॉबेबली वहीं से आएगा. तो मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ से सबसे पहले आपको जो देखना है वो है मैग्नीफेरा इंडिका इन्होंने लिखा कैसे है. इन्होंने ये लिखा है इटैलिक्स में, इन्होंने ये लिखा है एम कैपिटल है और यहाँ पर आई स्मॉल है, और आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी इटैलिक्स में लिखा हुआ है, प्रिंटेड इटैलिक्स में है ये. अगर मुझे इटैलिक्स में नहीं लिखना, मुझे नॉर्मल अपने फॉन्ट में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी हैंड रिटन में, जैसे अभी आप रूल्स में पढ़ेंगे. ऐसे, ये भी सही है, ठीक है. इसके बाद देखते हैं, लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम. अब हम देखेंगे बाइनोमियल नेम है कैसे. बाइनोमियल नेम या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक नेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यही कि वो 2 वर्ड का फॉर्मेट होता है, उसका 2 वर्ड से बना हुआ होता है. तो ऑफकोर्स यहाँ पर 2 वर्ड्स है, मैग्नीफेरा एंड इंडिका. यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मिसप्रिंटेड है, बट इट्स ऑल राइट. इन दिस नेम आई एम रियली सॉरी, ये मैंजीफेरा ही है, मैंने इसको गलत पढ़ा है, जहाँ से भी मैंने इसको ठीक नहीं किया है, तो वी जस्ट करेक्टेड, इट्स मैंजीफेरा इंडिका. और ये एक्चुअली मिस्टेक हो सकती है, एनसीईआरटी में एनटीए वाले ऐसे ही करते हैं, वो इंटरचेंज भी कर सकते थे नाम. तो या मैंजीफेरा इंडिका, एंड इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल इंडिका इज़ पर्टिकुलर स्पीशीज़. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इंडिका को एक स्पीशीज़ बोला है, बट अगर आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो ये एक्चुअली स्पेसिफिक एपिथेट है. यहाँ पर द रीज़न इन्होंने इसको स्पीशीज़ बोला है, इट्स बिकॉज अगर आप एक कोई भी नेम लेते हैं, साइंटिफिक नेम, फॉर एग्जांपल आपने लिया सोलेनम ट्यूबरोसम एंड आपने लिया सोलेनम मिलोंजीना. इन दोनों में अगर आप देखें, इनका जेनेरिक नेम सेम है, इनका स्पेसिफिक एपिथेट इज़ डिफरेंट. और हमें पता है स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट है, ये कलेक्टिवली ये स्पीशीज़ का नाम होता है, तो ऑफकोर्स ये स्पीशीज़ भी अलग अलग हो गए. तो यहाँ पर इनका स्पीशीज़ बोलने का मोटिव बस यही है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये सेम जीनस की जो अलग अलग सेम एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है स्पेसिफिक एपिथेट. अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इंडिका यहाँ पर क्या है, तो आप उसको स्पेसिफिक एपिथेट ही लिखेंगे, उसको आपको स्पीशीज़ लिखने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है. बट अगेन इसको मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताऊंगी, तो इसको यहाँ पर आई एम मार्किंग टू बी कन्फर्म्ड ऐसे करके, एंड मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर इसको स्पीशीज़ कहने का मतलब था क्या. Specific epithet helps to differentiate different species belonging to the same genus. तो ये रीज़न की वजह से इन्होंने इसको स्पेसिफिक एपिथेट की जगह स्पीशीज़ बोला है. यहाँ पर इसको हम इससे मार्क कर लेते हैं. सी यहाँ पर इन्होंने बोला भी है इसको स्पेसिफिक एपिथेट. ऑलराइट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए.
अब यहाँ पर हम यूनिवर्सल रूल्स पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो बायोलॉजिस्ट्स हैं, जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, आईसीबीएन और आईसीजीएन वाले, उन्होंने कुछ रूल्स, क्राइटेरियाज, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करे हैं ताकि, और जो यूनिवर्सल हैं, ताकि हम कहीं पर भी बैठकर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम खुद से निकाल सकें। ऑलराइट, तो अभी हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जो हम नाम लिखते हैं, हम यहाँ पर वो रूल्स नहीं पढ़ेंगे कि किस एनिमल को क्या नाम देना चाहिए, हम बस ये पढ़ेंगे कि हम जो नाम लिखते हैं वो लिखना कैसे चाहिए, वो प्रिंट कैसे करना चाहिए, वो नाम दिखने में कैसा होता है। तो बेसिकली हम उस नाम के बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो हमारा 2 वर्ड का नाम होता है, उसका राइटिंग एस्पेक्ट, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे ये रूल्स के फॉर्म में। ऑलराइट, तो फिर फर्स्ट इज़, और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से मार्क कर रही हूँ। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और चांसेस ये होता है बच्चे एक्चुअली बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनके स्टेटमेंट्स में, थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाता है इनमें। तो या लेट्स बिगिन। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं हमारे, वो जनरली लैटिन में होते हैं, और मतलब वो डिराइव भी लैटिन से ही होते हैं। लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, तो उसमें कोई चेंजेस के ऐसे कोई चांसेस है नहीं कि टाइम के साथ साथ लैटिन में कोई नए वर्ड ऐड होंगे या कुछ उसमें से डिलीट होंगे इंग्लिश की तरह। तो ये है कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, तो उसमें जो टर्म्स बन गए वो बन गए, अब वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो दैट्स वाई वी यूज़ लैटिन। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बिकॉज इट्स अ डेड लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम्स को इसलिए हम लैटिन में लिखते हैं, और उनको हम प्रिंट करते टाइम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। सो लेट्स से एक एनिमल है, हम लायन को कंसिडर करते हैं, ये कोई करेक्ट फैक्ट नहीं है, ये बस मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रही हूँ। हमें लायन के बारे में सबसे पहले पता चला ग्रीक स्क्रिप्चर्स से, ठीक है। अब हम जब लायन को एक्चुअली नेम करेंगे, कैरोलस लीनियस का जो ये मेथड है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू, तो हम उसमें जो ग्रीक स्क्रिप्चर्स है उसमें उन्होंने लायन को किसी एक टर्म से मतलब डिफ़ाइन किया होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा, जो वो अपने लैंग्वेज में बोलते होंगे लायन को। बट अब अगर मैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कर रही हूँ, तो मैं जो लायन का जो नाम है वो ग्रीक काउंटर पार्ट की जगह उसके लैटिन काउंटर पार्ट का नाम कंसिडर करूँगी। लैटिन काउंटर पार्ट का नाम कैसे निकालेंगे, हम लैटिन लैंग्वेज को पढ़ के अल्फ़ाबेट्स वगैरह को थोड़ा हम इधर उधर लेटर्स वगैरह को, फ्रेजेस वगैरह का देख के हम उसको लैटिन में एक नाम उसका बनाएंगे, और वो हम उसको असाइन करेंगे। तो बेसिकली ये है कि जिन चीज़ों का नाम हमें दूसरे लैंग्वेजेस में पता है, जैसे हमें डॉग का नाम संस्कृत में पता है, कुकर बोलते हैं उसे, तो अब अगर मैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ, तो कुकर को मैं कंसिडर नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसको लैटिन में कन्वर्ट करना होगा, उस नेम को लैटिन से एक वर्ड बनाना होगा जो पहले कभी किसी जानवर के लिए यूज़ नहीं हुआ है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं हुआ है साइंटिफिकली, और फिर मुझे उसको वो नेम असाइन करना होगा। ऑलराइट, तो इसमें मेन जो कीवर्ड्स आते हैं वो है इट इज़ जनरली इन लैटिन, और इनको लिखते इटैलिक्स में, डिराइव्ड भी लैटिन से होते हैं और या फिर लैटिनाइज किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ऑलराइट, इसके बाद वी हैव द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये हमने पढ़ लिया। द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी हमने पढ़ लिया, ये हमें पता है अच्छे से। बस ये याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज़ नहीं है, ये मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ। Both the words in the biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। तो यही है कि या तो आप इसको ऐसे लिख लो नाम को, जब भी हम इनको हैंड रिटन, मैंने हाथ से लिखा, हैंड रिटन नाम है, अंडरलाइन कर लिया सेपरेटली मैंने, या फिर आप इटैलिक्स में प्रिंट कर दीजिए सीधा इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लाइन वर्ड है या टर्म है वो है लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए होता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि किसी टेस्ट में आया था कि लैटिन की जगह उन्होंने यहाँ लिख दिया इंडिकेट देयर वर्नाक्यूलर ओरिजिन। इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। तो ये गलत है। वर्नाकुलर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो ये सिर्फ एक लैटिन ओरिजिन से ही हम एसोसिएट कर रहे हैं। वर्नाकुलर तो कई सारी लैंग्वेजेस का ग्रुप होता है, तो वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम इससे
यहाँ तक मैंने आपको अभी तक तो थोड़ा सा ही पढ़ा है अभी हमने, कि बायोलॉजिस्ट जो हैं एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, रूल्स या क्राइटेरियाज इन सबको फॉलो करते हैं, जो कि डिवाइस किए जाते हैं ICBN फॉर प्लांट्स एंड ICZN फॉर एनिमल्स, और उनके अकॉर्डिंग हम एक 2 वर्ड फॉर्मेट का नेम बनाते हैं, जिसको हम या फिर जिस नेमिंग स्कीम को हम बोलते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, विच वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इनको हम फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं इसी रीज़न की वजह से। इसके बाद फिर मैंने एक आपको पोटेंशियल असर्शन रीज़न बताया था कि जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो पूरी दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कन्वीनियंट माना गया था। इसमें फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा मैंजीफेरा इंडिका का, जिसमें मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस और इंडिका रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, और कलेक्टिवली मैंजीफेरा इंडिका रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज़। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि इंडिका को स्पीशीज़ क्यों बोला गया है। वो सिर्फ इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक जीनस में अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है यूजिंग देयर स्पेसिफिक एपिथेट। वो ही डिफरेंट होता है, जिसमें मैंने आपको सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मेलॉन्जिना का एग्जाम्पल दिया था, जिनका जीनस वॉज सेम, स्पेसिफिक एपिथेट वॉज डिफरेंट। फिर हमने यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल रूल्स पढ़े बेसिकली रिलेटेड टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स या फिर जो भी प्रिंटिंग एस्पेक्ट्स वगैरह के फॉर रिगार्डिंग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो नेम्स होते हैं कि वो लैटिन से डिराइव्ड होते हैं, उनको लिखते हैं हम इटैलिक्स में। अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जीनस का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, स्पीशीज़ स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। उसके अलावा ये हमेशा ही लैटिन से डिराइव होंगे क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। और जो इनका प्रिंटिंग का मैंने बताया था कि सेपरेटली अंडरलाइन होगा या इटैलिक्स में प्रिंटेड होगा, वो सिर्फ इसीलिए होता है ताकि हम इनका लैटिन ओरिजिन इंडिकेट कर पाएँ। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं, उससे पहले मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे उन्होंने इकोलॉजी का पूछा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, राइट। आगे पढ़ते हैं। अब जो रूल इन्होंने बोला है वो है the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter। ये मैंने अभी आपको बता दिया था ओरली, जैसे हमने मैग्निफेरा इंडिका में देखा था ये, ठीक है। इसके बाद अब इन्होंने ये कुछ एक्स्ट्रा बताया जो यूजुअली बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको अच्छे से वो मतलब इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं इसको। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट at the end of the biological name या फिर binomial name and is written in an abbreviated form, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया ये। अब आप अगर यहाँ देखेंगे इसका जो फॉन्ट है वो डिफरेंट है, इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? दिस इज़ प्रिंटेड इन रोमन। तो यहाँ पर ये याद रखना है, रोमन लैंग्वेज में होता है और ये एब्रीविएटेड होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है। एंड माइंड यू, ये एक्चुअली पूछा गया कि मैग्निफेरा इंडिका का जो लीनियस ने नाम निकाला था वो क्या था। लीनियस ने उसका ये नाम निकाला था जो था मैग्निफेरा इंडिका लिन। तो ये आपको याद रखना है इसमें कि मैग्निफेरा इंडिका का एक्चुअल नेम ये है, जिसमें रोमन लैंग्वेज में लिखा रहता है ऑथर का नाम। और ऑथर का नाम कहाँ लिखा रहता है? आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट या फिर पूरे बायोलॉजिकल नेम के एंड में। बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे। इसके बाद हाँ जी, तो यहाँ पर इन्होंने वही दिया है कि इट इंडिकेट्स द स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो अब देखिए, इससे आपको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है कि मैंगो का नाम किसने दिया था? मैंगो का नाम दिया था लीनियस ने। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हु नेम्ड मैंगो। तो आंसर होगा कैरोलस लीनियस, हु वाज फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड इज आल्सो फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हम इसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट एरिया पे। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो सी, हमारे पास अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको कल बताया था कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 7 to 8 मिलियन स्पीशीज़ हमारी दुनिया में हैं।
जिसमें से हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्कवर कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, नेम कर लिया है, हमने उनको क्लासीफाई कर लिया है। अब बची हुई जो हमारी ऑलमोस्ट जो 6 मिलियन स्पीशीज़ हैं या फिर जो ऑलमोस्ट हमारी 5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, वो भी हमें क्लासीफाई करने हैं, वो भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं, उनके कैरेक्टराइजेशन करना है, उनका नॉमेनक्लेचर करना है। और आप ये देखिए, अभी हमने बस 2 मिलियन करें, 2 मिलियन भी पूरे नहीं हैं, और अभी तो इससे डबल से भी ज़्यादा स्पीशीज़ दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, राइट। तो यहाँ पर यही है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पढ़ें, और मतलब सबका हम कैसे मतलब याद कैसे करेंगे हम इतनी सारी चीज़ों को। अगर हम 8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, 7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके याद कैसे करेंगे कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है, ये ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है। तो उसके लिए हमने बनाया अ सिस्टम विच वॉज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में वो कैरेक्टर्स दिखे हमने उनको उस क्लास में रख दिया। जैसे कि अगर मैंने देखा कि 6 लेग्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो मैंने इंसेक्ट्स में रख दिया। जैसे अगर मैंने देखा कि मैमरी ग्लैंड्स हैं तो मैंने मैमल्स में रख दिया। जैसे अगर मैंने देखा इनके पास बीक है, इनके पास फेदर्स हैं, इनके पास क्रॉप है, गिजार्ड है और ये अंडे देते हैं, दे आर ओविपैरस, तो मैंने उनको एव्स में रख दिया। तो ऐसे हमने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स लिए और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कैटेगरीज, क्लासेस गलत बोला मैंने, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड कर दिया, प्लेस कर दिया, असाइन कर दिया। तो यहाँ पर अभी इन्होंने बस ये इंट्रो ही दिया है, और इसको बेसिकली बस एक आँखों से निकालने का है कि जैसे कई बार वो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में दे देते हैं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है। उसको थोड़ा लाइट मार्क करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच या बाय विच कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में। कन्वीनियंट कैटेगरीज इज बेसिकली कैटेगरीज जहाँ से हम ईजिली उनके बारे में हम जान पाएँ, हमें मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर हमें इमीडिएटली किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है। कि हम कोई इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि कुछ प्लांट्स हैं जिसमें जो सीड है वो कवर्ड है, कुछ मैंने देखे जिनमें सीड कवर्ड ही नहीं है, कुछ मैंने देखे जिनमें सीड ही नहीं बन रही है, कुछ मैंने देखे जिनमें सीड भी नहीं बन रही है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर है, कुछ का अपराइट स्ट्रक्चर है, कुछ में वैस्कुलर टिश्यूज़ मिल रहे हैं। तो वैस्कुलर टिश्यूज़ ऑफकोर्स ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर नहीं है, बट आप समझिए इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी आते हैं और जो इजीली हम एनाटॉमिकल फीचर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इसमें इन्होंने बताया है कि हमें ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिटेल में उनको कैरेक्टर्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्लासीफाई करने के लिए। जब हम एक बार क्लासीफाई कर लेंगे उसके बाद फिर हम उनको ऑफकोर्स जैसे हमें जितना डीप पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है, फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। अभी हम दिमाग में प्लांट्स सोचेंगे, हमारे दिमाग में प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स सोचेंगे, एनिमल्स आएंगे, डॉग्स आएंगे अगर डॉग्स सोचेंगे, कैट्स, इंसेक्ट्स। द मोमेंट we use any of these terms we associate certain characters with the organism in that group। ये सच बात भी, अगर हम प्लांट्स की देख रहे हैं हमारे दिमाग में आ रहे प्लांट्स, उनकी लीव्स हैं, उनके पास वीन्स है, मिड रिब है, उनके पास वो ग्रीन कलर के हैं, यूजुअली वो ग्रीन कलर के हैं। हम एनिमल्स का सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं 4 लेग्ड एनिमल्स हैं, उनके बॉडी पर बाल हैं, उसके बाद उनका वो मूवमेंट भी शो करते हैं, लोकोमोशन भी शो करते हैं, उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं क्योंकि हम उनको मूव करते हुए देख रहे हैं, हम उनको ब्रीथ करते हुए देख रहे हैं, राइट। सिमिलरली डॉग्स का देख रहे हैं तो हम डॉग्स का सोच रहे हैं, डॉग्स के पास टेल होती है, उनकी जो टंग है वो बाहर रहती है, उनके कान खड़े रहते हैं, वो 4 लेग्ड एनिमल्स हैं, बॉडी हेयर से कवर्ड है। कैट्स का देख रहे हैं तो कैट्स की आँखों का कलर अलग है डॉग से, कैट्स की बॉडी का साइज़ छोटा है डॉग से, उनकी जो टेल है वो ज़्यादा फ्लफ़ी है डॉग से, उनका साइज़ छोटा है, हाइट छोटी है डॉग से, बट उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है डॉग से।
इंसेक्ट्स का हम देख रहे हैं तो वो 6 लेग्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, उनका एक्सोस्केलेटन इज़ हार्ड कंपेयर टू डॉग्स एंड कैट्स। तो हम जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनके साथ रहकर, उनको आसपास देखकर। वॉट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, जैसे अभी हमने बात करी, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स. Now if we were to think of Alsatians are basically a type of dog again. We know what we are talking about. तो एक डॉग की स्पीशीज़ होती है, ब्रीड होती है बेसिकली, कि जैसे लैब्राडोर हो गई, जैसे गोल्डन रिट्रीवर हो गई, ऐसे अल्साटियंस आर अ ब्रीड ऑफ डॉग. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair, और उनके पास mammary glands होंगे. तो ये एक्चुअली एक्सटर्नल ईयर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आप जब एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि जो एक्सटर्नल ईयर है वो सिर्फ मैमल्स में ही होते हैं, वो और किसी में नहीं होते. जैसे कईयों में टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स दी एक्सटर्नल ईयर. टिम्पैनम बेसिकली एक होल होता है जो कान रिप्रेजेंट करता है. मैमल्स में वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल ईयर होता है. तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये याद करने के लिए है. तो हम ऐसे लिंक करेंगे ये एनिमल किंगडम में बिल्कुल लास्ट पेज है जो एनिमल किंगडम का, उसमें दिया है मैमल्स के बारे में. एंड बॉडी हेयर, इनकी बॉडी पर बाल होता है. दिस वॉज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स. तो ये आपको दोनों याद रखने हैं एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. एनिमल जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं एंड जिनका बॉडी इज कवर्ड विद है उनको हम बोलते हैं मैमल्स. इसके बाद इन्होंने बोला है लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी वर टू टॉक ऑफ वीट क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं. द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट्स एंड नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. तो उन्होंने यही बताया कि जब हम ये जो भी हमने एग्जांपल्स दिए, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कैटेगरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए. जैसे एनिमल्स में इतने एनिमल्स जो बेसिकली अगर हम एनिमल ले रहे हैं, एनिमल हमारा क्या है, किंगडम एनिमेलिया. प्लांट्स ले रहे हैं, किंगडम प्लांटे. उसके बाद मैमल्स ले रहे हैं, मैमल क्या हो गई, हमारी क्लास हो गई. इसके अलावा वीट क्या हो गया, हमारी स्पीशीज़ हो गई. राइस क्या हुआ, स्पीशीज़ हो गई. कैट्स क्या हुआ, स्पीशीज़ हो गई. डॉग्स क्या हुआ, स्पीशीज़ हो गई. तो ये सब बोला. स्पीशीज़ एंड ब्रीड आर नॉट सेम, याद रखिए. तो ये इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो भी ये कैटेगरीज हैं, बेसिकली मैंने आपको कैटेगरीज बता दी, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि अगर स्पीशीज़ का एग्जाम्पल है तो डॉग, अगर किंगडम का एग्जाम्पल है तो प्लांट है, किंगडम का एग्जाम्पल है तो एनिमल्स. तो ये उन्होंने बोला. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा. तो जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई, जैसे स्पीशीज़, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सब इनका जो साइंटिफिक टर्म है इनको टैक्सा बोलते हैं. कि टैक्सा किंगडम, टैक्सा class, taxa, order, ऐसे. Hence you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. Plants also form a taxa. See, ये वाली लाइन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. मैं पहले इसको हाईलाइट करती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. First is the scientific terms for these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. तो see, अब मैंने यहाँ पर लिया किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. हर एक, ये भी टैक्सा है, 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 ये भी टैक्सा है. ये सारे के सारे टैक्सा हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ ये भी एक कैटेगरी है तो टैक्सा की जगह मैं कैटेगरी बोल लेती हूँ. ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक ग्रुप है. कैटेगरी बोल लिया, आई एम सॉरी वो रब हो गया. कैटेगरी बोल लिया, ग्रुप बोल लिया, टैक्सा बोल लिया, तो सब सेम ही है. तो जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सारे जो हैं ये सब हैं. तो यहाँ पर अब इन्होंने ये बोला है
कि टैग्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। तो अगर हम ये टैग्सा ले रहे हैं, 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 तो ये अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग लेवल पे दिखा रहा है। ये बहुत ब्रॉड लेवल है, ये बहुत नैरो लेवल है। नैरो ब्रॉड कैसे पता चलता है? कितने ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे। इसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिज्म है हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में। तो ये है कि जो टैग्सा है ये अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग लेवल्स पे। कोई नैरो लेवल पे, कोई बॉटम लेवल पे, फिर थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, थोड़ा और ब्रॉड होगा लेवल, और ब्रॉड होगा लेवल। तो हर टैग्सा, जो टैग्सा बोल लीजिए, वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टैग्सा बोल लीजिए, कैटेगरी बोल लीजिए, रैंक बोल लीजिए, ग्रुप बोल लीजिए, सब एक ही चीज़, मतलब एक ही अलग अलग कैटेगरीज दिखा रहे अलग अलग लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैग्सा। प्लांट्स भी एक टैग्सा है। प्लांट्स कौन से टैग्सा में आएंगे? वो किंगडम प्लांटे में आएंगे। वीट इज़ ऑल्सो अ टैग्सा। वीट भी हमारा टैग्सा है। वीट हमारा स्पीशीज़ वाले कैटेगरी में आएगा। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सब टैग्सा हैं। और हमें पता है कि डॉग एक मैमल है और मैमल एनिमल्स हैं, तो बेसिकली ये तीनों रिलेटेड हुए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है दे रिप्रेजेंट द सेम टैग्सा एट डिफरेंट लेवल। सेम टैग्सा एट डिफरेंट लेवल इज़ बेसिकली कि जैसे यहाँ पर था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। यहाँ पर मेरा आया डॉग। मैं इसको या तो पूरा प्रॉपर लिख के करती हूँ। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। यहाँ पे मेरा आया डॉग। डॉग के बाद इन्होंने मैमल दिया, मैमल आया मेरा क्लास में, और फिर मेरा आया एनिमल। तो एक तरह से देखा जाए ये है तो एक ही टैग्सा। टैग्सा इज़ बेसिकली ये सारे एक ही, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो डॉग है वो मैमल में आ रहा है, मैमल मेरा एनिमल में आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए ना कि इसका जो मैंने आपको बताया था कि जो किंगडम है वो भी टैग्सा है, ये भी टैग्सा है, ऐसे करके नीचे ये सब टैग्सा हैं। अब जो ये डॉग है, ये मैमल है, ये एनिमल है, ये सारे टैग्सा इंडिकेट कर रहे हैं, ये कैटेगरी इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर है कैटेगरी। डॉग की कैटेगरी इस लेवल पे है, क्लास मैमल की कैटेगरी इस लेवल पे है, एनिमल की कैटेगरी हाईएस्ट लेवल पे है। तो बस वही है, यहाँ पर इनका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि ये इसमें आ रहे हैं या ये एनिमल है, ये प्लांट है। अगर लेट से मैं यहाँ पर आपको देती, मैंने ये 3 एग्जाम्पल दिए और इसमें मैंने एक आपको दे दिया पोएसी, मैंने दे दिया एक आपको। तो पोएसी मेरा फैमिली है तो वो यहाँ पर आता। तो पोएसी भी मेरी कैटेगरी है, वो भी एक टैग्सा है जो कि आ रहा है एक अलग लेवल पे। उसमें ये नहीं होगा कि वो इसमें नहीं आ सकता क्योंकि वो एनिमल नहीं है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। जो हमारे टैग्सा हैं वो बस कैटेगरीज हैं, जो मैंने आपको बोला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अगर कोई चीज़ फैमिली में है, मान लीजिए अगर आपको पोएसी दिया, आपको एनाकार्डिएसी दिया, आपको होमिनिडे दिया, वो सारे फैमिलीज़ हैं, तो यानी कि वो सेम टैग्सा है सेम लेवल पे। अगर आपको दिया डॉग, कैट, वीट, तो वो सेम टैग्सा है सेम लेवल पे, क्योंकि वो टैग्सा तो वही सेम हो गया ना, स्पीशीज़ वाला टैग्सा हो गया, सेम लेवल पे ही है क्योंकि एक ही लेवल पे आ रहे हैं वो सारे। तो ये इसका मीनिंग है और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बस इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि सेम टैग्सा एट डिफरेंट लेवल है। नहीं, ये डिफरेंट टैग्सा एट डिफरेंट लेवल है बेसिकली। यहाँ पर ये इनडायरेक्टली मेंशन होता है डिफरेंट टैग्सा एट डिफरेंट लेवल। वो तो हम ये है कि हम कोई भी कैटेगरी को हम टैग्सा नाम दे देते हैं कि किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, स्पीशीज़ एक कैटेगरी है। तो अगर हम कैटेगरी लेकर चलें तो एनिमल, मैमल और जो डॉग है वो कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज हो गए ऑफकोर्स, क्योंकि सबसे पहले डॉग की मैंने कैटेगरी बताई स्पीशीज़, मैमल की मैंने कैटेगरी बताई क्लास, एनिमल की मैंने कैटेगरी बताई किंगडम। मैंने इनकी कैटेगरीज निकाल ली है। अब मैं देख रही हूँ ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ऑफ कोर्स ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। और अगर हम हायरार्की देखेंगे, हायरार्की में ये अलग अलग लेवल पर है, जो हमें पहले से असाइंड है हायरार्की। हमारे लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, उन्होंने ये हायरार्की पहले से ही डिफाइन की हुई है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि स्पीशीज़ के साथ यहाँ पर हम जीनस को भी लें, ऐसे नहीं हो सकता।
तो बस ये इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो ये 3 टर्म्स इन्होंने दिए हैं ये रिप्रेजेंट डिफरेंट टैग्सा एट डिफरेंट लेवल्स। टैग्स सिर्फ इन्होंने डिफरेंट इसीलिए मेंशन नहीं करा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि टैग्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। अगर आप अलग अलग लेवल के भी कैटेगरीज ले रहे हैं उनको भी हम टैग्सा ही बोलेंगे। किंगडम की अगर आप कैटेगरी ले रहे हैं उसको भी मैं टैग्सा बोलूँगी। फाइलम की अगर आप कैटेगरी कंसिडर कर रहे हैं उसको भी मैं टैग्सा बोलूँगी। हर चीज़ को मैं टैग्सा ही बोलूँगी, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पर मैं अब इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सिमिलरली आर ऑल टैग्सा, क्योंकि ये सारे कोई ना कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये ऐसे ऐसे इन्होंने बोला कि डॉग मैमल है, मैमल हमारा एनिमल होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैग्सा एट डिफरेंट लेवल्स। इसकी मैंने आपको सारा रीज़न और सारी रीजनिंग मैंने बता दी है कैसे इन्होंने बोला कि ये टैग्सा एट डिफरेंट लेवल्स है। इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है सेम टैग्सा एट डिफरेंट लेवल्स, कैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सेम टैग्सा हो ही नहीं सकते हैं। एक यहाँ पर क्लास है, एक यहाँ पर किंगडम है, एक यहाँ पर स्पीशीज़ है, तो वो डेफिनेटली सेम कैटेगरीज तो नहीं है। वो टैग्सा टर्म टैग्सा है, लेकिन टैग्सा की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये किंगडम टैग्सा है, किंगडम टैग्सा, ये मेरा है फाइलम टैग्सा, ये मेरा है क्लास टैग्सा, टैक्सॉन बोलेंगे लेकिन अभी मैं टैग्सा ही बोल रही हूँ। ऑर्डर टैग्सा, तो अलग अलग टैग्सा हैं, वो तो बस ये कि जनरल टर्म टैग्सा सेम है, ठीक है। एंड अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ से भी आप असर्शन रीज़न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मतलब डायरेक्ट ऐसे क्लियर कट असर्शन रीज़न नहीं बन सकता है, बट वही है अगर उनको बनाना है तो वैसे ही बना देंगे कि वो देयरफॉर से आगे वाली लाइन को यहाँ को वो रीज़न बोल देंगे, पहले वाले को वो असर्शन बोल देंगे। ऑल्दो ये इतना कुछ ज़्यादा डिफाइन हो नहीं रहा है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें ये सब कवर करा है। यहाँ से शुरू में मैंने रूल्स पढ़ाए आपको, और फिर मैंने आपको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में बताया कि अगर हमें ऑथर का नाम लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसके बाद हमने देखा मैंगो का नाम किसने डिस्कवर किया था, किसने बेसिकली मैंगो को नेम किया था। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। हमने अभी तक आइडेंटिफिकेशन का बस एक डेफिनेशन पढ़ा था, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। उसके बाद हमने अब आए हम क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। कैरेक्टराइजेशन बस आइडेंटिफिकेशन के साथ ही मेंशन था यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को नाम देने से पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहीं पर इन्होंने इनडायरेक्टली कैरेक्टराइजेशन के बारे में भी बोला है। तो हमारा कैरेक्टराइजेशन इज़ डन, हमारा आइडेंटिफिकेशन इज़ डन, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर इज़ डन। ऑल राइट, फिर हमने यहाँ पर मैंने आपको टैक्सा के बारे में बताया। यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ, टैक्सा बोल लीजिए, ग्रुप बोल लीजिए, कैटेगरी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, रैंक बोल लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं टैक्सोनॉमी पे, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, देखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो उनके कैरेक्टर्स हम देखेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनको नाम देंगे, फिर हम उनको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग टैक्सा में। तो अगर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा सीक्वेंस बन रहा है CINC, जो कि आकाश के मॉड्यूल में है, लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है CICN। तो हम यही याद करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यही सीक्वेंस पूछा जाएगा अगर वो पूछेंगे तो।
तो hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa, यानी कि different categories में हम उनको classify कर सकते हैं. This process of classification is known as taxonomy. तो ये important है, ठीक है. टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. That involves classifying organisms on the basis of characters. ठीक है. एक यहाँ पर लिख लीजिए, टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनी नहीं आती. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है वो किस किस बेसिस पर, किस किस फैक्टर्स पर बेस्ड है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ साथ उसके अंदर जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि वो प्लांट सेल हो सकता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है. डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, उसका प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है उसकी बॉडी का या रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है, उसकी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, कैसा डेवलपमेंटल प्रोसेस है, उसकी ग्रोथ किस हाइट तक वो बढ़ता है, क्या साइज़ होता है बॉडी का, उसके जो अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब कुछ. एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली उसकी जो इंटरेक्शंस होती हैं अपने एनवायरनमेंट में, उसके निश में अगर हम पर्टिकुलरली बोले वो कैसी हैं, वो कैसे इंटरैक्ट करता है, क्या वो प्रेडेटर है या फिर वो प्रे बनता है या फिर वो पैरासाइट है, वो क्या है, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी. ठीक है, ये याद करना, मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पर. अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे. हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ किस किस बेसिस पर की जाती है वो इन्होंने दिया, क्राइटेरियाज. यहाँ पर इन्होंने प्रोसीजर बताया है, तो ये है क्राइटेरियाज, ये है यहाँ पर प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए. सबसे पहले हम उसके ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, इन बेसिस पर हम उसके कैरेक्टर्स, कौन से बेसिस पे, इन बेसिस पे हम उसके उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स निकालते हैं, फिर हम ये वाले प्रोसेसेस लगा के उसको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जो स्टडीज़ होता है, जो उसके फीचर्स हम कंसिडर करते हैं, क्राइटेरियाज को स्टडी करते हैं. इसके बाद इन्होंने बोला है टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़. तो ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि शुरू में जो हमारा क्लासिफिकेशन होता था ऑर्गेनिजम्स का या फिर जो भी स्टडीज़ होते थे बायोलॉजिकल स्टडीज़, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के अकॉर्डिंग होते थे, यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक स्टडीज़ होते थे जो ह्यूमन्स के वेलफेयर से रिलेटेड हो. उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे दे वर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्यों? क्योंकि उनको
कुछ फीचर्स थे जो वो एसोसिएट करते थे लिविंग एंड नॉन लिविंग से, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। और हमने ये भी पढ़ा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने इनफैक्ट क्लासीफाई भी करे थे ऑर्गेनिजम्स एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि वो उनके यूज़ एंड डिसयूज़ पर बेस्ड थे। उनको पता था कि ये अगर ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ या करती हूँ तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि उन्होंने कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करा था लिविंग एंड नॉन लिविंग में, सबको नहीं करा था, क्योंकि वो सब उनके यूज़ पर बेस है। जो उनके काम की चीज़ें थी उनको वो देखते थे, परखते थे अच्छे से कि कैसे हम उसको और ज़्यादा यूटिलाइज कर पाए, कैसे हम उसको और ज़्यादा हार्वेस्ट कर पाए, राइट। तो यहाँ पर जो लाइन इम्पॉर्टेंट है वो है टेक्सोनोमी। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न आ सकता है यहाँ से। असर्शन इज़ ये कि टेक्सोनोमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई आई है, अभी अभी बनी है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग। टेक्सोनोमी का मतलब क्या है? टेक्सोनोमी का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। और ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं? हमने क्या पढ़ा था क्लासिफिकेशन में? हमने पढ़ा था कि सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अल्टीमेट एम जो मेरा था टेक्सोनोमी का वो था कि मैं सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ पाऊँगी, ऑर्गेनिजम्स को समझ पाऊँ, याद कर पाऊँ ऑर्गेनिजम्स को। तो बस वही है कि ह्यूमन बींग्स हमें टेक्सोनोमी का मतलब ही यही है कि हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने। और लेकिन ये चीज़ तो अर्ली ह्यूमंस भी करते थे। अर्ली ह्यूमंस या फिर ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर about the various kinds of organisms, particularly with references to their own use। तो ये तो पहले से ही ये चीज़ हमारे पास है, तो ये इसका यहाँ पर रीज़न बन जाएगा। All right, in early days human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification was based on uses and disuses of organisms। ये भी assertion reason बन जाएगा कि जो early humans थे वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते थे जो या तो उनको खाना दे, फूड दे, जो या उनको शेल्टर दे, जो या उनको क्लोथिंग दे, जिससे वो अपनी बॉडी को कवर कर पाए। इसीलिए जो अर्लीस्ट सिस्टम्स थे क्लासिफिकेशन के वो यूज़ और डिसयूज़ पर बेस्ड थे। तो यहाँ पर आपको असर्शन दे सकते हैं कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। रीज़न में आएगा क्योंकि अर्ली ह्यूमंस वर मोर फोकस्ड ऑन फोकसिंग और लर्निंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स विच कुड हेल्प देम और विच कुड सप्लाई देम विथ फूड, शेल्टर या फिर क्लोथिंग। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये जो है स्टेटमेंट ये आपका आएगा असर्शन, और ये जो स्टेटमेंट है ये आपका आएगा रीज़न। एनसीईआरटी में आप यूजुअली देखेंगे कि असर्शन बाद में लिखा है, रीज़न पहले लिखा है। और अब हम इनको मार्क कर लेते हैं, असर्शन रीज़न, असर्शन रीज़न, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Human beings were since long not only interested in knowing more and more about different kinds of organisms and their diversity। यहाँ से लेकर जो ये इन्होंने पूरी लाइन ये बोली है, ये मैं येलो से मार्क करती हूँ। ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, किसके बारे में बोल रहे हैं? ये यहाँ से यहाँ तक टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं। टेक्सोनोमी में ही तो था ये वाला सारा, टेक्सोनोमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमेशा जानने के लिए क्यूरियस रहते थे। अब जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ से है, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग देम। जब आप ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप्स देखेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म, लेट्स से मैं अगर एक एरिया में हूँ, मैं एक नेशनल पार्क में हूँ, वहाँ पे मैं कोई एक पर्टिकुलर एनिमल पे फोकस कर रही हूँ, लेट्स से मैं
लायन, गिर नेशनल पार्क में हूँ, वहाँ पर मैं लायंस को ऑब्जर्व करने गई हूँ। मैं देख रही हूँ ये लायन इस लायनस के साथ बैठता है, ये 2-3 लायनस इसके साथ है, तो मुझे ये आइडिया लगेगा कि हाँ ये इनकी फैमिली है। फिर मैं देखूँगी यही जो ये 3-4 लायंस और लायनसेस हैं, ये एक पर्टिकुलर लायन के पास जा रहे हैं जिनकी एज इनसे काफ़ी बड़ी है, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये इनके मतलब इनसे बड़े, जैसे इसका फादर होंगे, किसी के फादर या ऐसे कुछ भी होंगे। तो वो है कि अगर जब हम किसी चीज़ के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो हमें उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली यहाँ पर बोला गया कि हम फाइलोजेनी के बारे में भी इंटरेस्टेड हैं। वो लो लेवल पर फाइलोजेनी होगी क्योंकि फाइलोजेनी रेंजेस की हम पहले की स्टडी कर रहे हैं, हम उनके एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड की स्टडी कर रहे हैं, हम उनके एवोल्यूशनरी स्टडीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बहुत छोटे स्केल पर करें उनको भी हम वही एवोल्यूशनरी स्टडीज़ ही बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फाइलोजेनी। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि टेक्सोनोमी में फाइलोजेनी नहीं आती है, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला है। आगे पढ़ते हैं। दिस ब्रांच of study was referred to as systematics, which is very important। यहाँ पर जो हमें लिखना है वो है टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी। इसके आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। अब आप इसको कैसे भी तोड़ सकते हैं, सिस्टमैटिक्स माइनस फाइलोजेनी इज इक्वल टू टेक्सोनोमी। इसके बाद जो यहाँ पर रटने का आता है वो है द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो है सिस्टमैटिक्स हमारा लैटिन वर्ड से आया है। आप जब बायो आगे पढ़ेंगे यूजुअली टर्म्स हमारे ग्रीक से आते हैं, जो हमारे टर्म्स हो गए, एंटीबायोटिक टर्म हो गया जैसे। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये लैटिन में, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है, तो ये लैटिन है। आप ये याद रख लीजिए, लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है, लिविंग वर्ल्ड में सब कुछ लैटिन है। लिविंग वर्ल्ड, एल फॉर लिविंग वर्ल्ड, एल फॉर लैटिन, सब कुछ लैटिन से होगा यहाँ पर। तो ये वर्ड लैटिन से लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है लीनियस use Systema Natura as the title of his publication, which is also very important। Linnaeus ने ये टर्म जो था सिस्टमा, इसको अपने एक बुक उसने पब्लिश किया, सिस्टमा नेचुरा, उस बुक का टाइटल उसने रखा बेसिकली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचर। और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टमैटिक नेचुरा बुक किसने लिखी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे कैरोलस लीनियस ने। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है, सिस्टमैटिक्स में बाद में हमने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर इन सबको भी इंक्लूड करा। इनका कहने का मतलब है कि जो सिस्टमैटिक्स था उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी थी, बट डिफरेंस ये था कि इसमें हमारे पास ये तीनों के अलावा फाइलोजेनी भी थी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब बस यही है कि जो हमारा सिस्टमैटिक्स था उसमें हमारे पास टेक्सोनोमी से अलग और बढ़कर फाइलोजेनिकल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिकल स्टडीज़ भी आ गए थे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स अनलाइक टेक्सोनोमी। ठीक है, ये था। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे। एक बार मैं आपको ये सारा दिखा देती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमारा 1.1 ऑफिशियली पूरा कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक फॉर नीट यूजी 2026 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था आज, एंड हम धीरे धीरे हमने रूल्स पढ़े, हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में नाम का फॉर्मेट पढ़ा, हमने फिर ऑथर का नेम का पढ़ा कि ऑथर का नेम कहाँ पर आता है, फिर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने टैग्जा का थोड़ा टॉपिक टच किया, हमने सीखा कि जो कैटेगरीज़ हैं वो सभी टैग्जा ही होती हैं, बट वो अलग अलग लेवल के टैग्जा होते हैं डिपेंडिंग कौन से लेवल का है, कि कोई नीचे वाले लेवल का, लोएस्ट लेवल पे, कोई हाईएस्ट लेवल पे। फिर हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ किन फैक्टर्स पर
हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स पर, वो हमने पढ़े। हमने प्रोसीजर पढ़ा किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का। फिर हमने यहाँ पर देखा कि टेक्सोनोमी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नई नई आई है, टेक्सोनोमी काफ़ी टाइम से है, बट उसका एक नाम नहीं दिया हुआ था हमने। हम पहले भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते थे, हम आज भी क्यूरियस रहते हैं, बट आज हमने एक मेथड डिवाइस कर लिया है जो कि है ये कैरेक्टर टेक्सोनोमी में जो हमारे मेथड्स आते हैं। पहले जो हमारा जो ओनली क्राइटेरिया होता था वो हमारा होता था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने देखा अब हमारे पास सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच आ चुकी है जिसमें हम फाइलोजेनेटिकल स्टडीज़ भी कंसिडर करते हैं, हम उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी कंसिडर करते हैं ऑर्गेनिजम्स के। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम सारे वो पढ़ेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो लेट्स स्टडी। Classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. तो देखिए, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, जैसे मैंने लिया एक स्पीशीज़ मैंजिफेरा इंडिका, मैं उसको क्लासीफाई कर रही हूँ, मैंने उसका लिखा स्पीशीज़ वो है इंडिका, जीनस वो है स्पीशीज़, मतलब हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन में, बट बेसिकली वो होता तो स्पेसिफिक एपिथेट है। स्पीशीज़ हम सिर्फ इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। और फिर हमने जीनस में लिख दिया मैंजिफेरा, उसके बाद हमने किंगडम में लिख दिया प्लांटे, ऐसे ऐसे हमने उसके लिख दिए, हमने जो भी वो कैटेगरी में जा रहा है। तो वही है कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, एक ही स्टेप में हम सब कुछ नहीं लिख सकते। एक ही हम इसी लेवल पे, जैसे स्पीशीज़ का लेवल, इसी में मैं सब नहीं लिख सकती कि हाँ इसका जीनस ये है, इसकी किंगडम ये है, इसकी क्लास ये है, इसका ये है। मुझे अलग अलग हायरार्की के एक स्टेप्स है वो मुझे देखने पड़ेंगे। पहले मुझे देखना पड़ेगा ये कौन सी स्पीशीज़ में, फिर मुझे देखना पड़ेगा अच्छा ये स्पीशीज़ है तो ये कौन से जीनस में है। अब मैं इसी जीनस के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखूंगी, फिर मैं उसकी क्लास डिवाइस करूँगी, फिर मैं इसी क्लास के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखूंगी और फिर मैं उसका, मैंने गलत बोल दिया, क्लास नहीं आएगा, फैमिली आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आएगा ऑर्डर। फिर मैं इसी ऑर्डर के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखूंगी, फिर मैं यहाँ पर उसकी क्लास डिवाइस करूँगी, फिर मैं इसी क्लास में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करूँगी, फिर मैं उसकी डिवीजन डिसाइड करूँगी, फिर मैं इस डिवीजन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखूँगी, फिर मैं उसका किंगडम असाइन करूँगी। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस तो हुआ नहीं ना, मुझे इतने हायरार्की ऑफ स्टेप्स, मुझे एक एक करके उसको स्टेप बाय स्टेप मैं उसको क्लासीफाई कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म को। जैसे हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि हमने सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल जब स्टडीज़ शुरू करें ऑर्गेनिज्म के, पार्ट बाय पार्ट, वन स्टेप एट अ टाइम लेकर जब हम चले, एक एक चीज़ को हम कंसिडर करके चले, तो हमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करना ही पड़ा। हमें ये प्रोसीजर को डिवाइस करना ही पड़ा बेस्ड ऑन आर नेसेसिटी एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये लाइन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दे देंगे आपको, फिर पूछेंगे स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ये एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट होता है असर्शन रीजन से, तो इसमें ये आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जिसमें हर स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। तो वो है ही, मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे पहले मैंने इसका स्पीशीज़ निकाल लिया, मैंने इसका जीनस निकाल लिया, फिर मैं इस जीनस के अंदर स्पीशीज़ वगैरह देखूंगी, इसी जीनस में मैं और जो स्पीशीज़ है सब देखूंगी, फिर मैं उसकी फैमिली निकालूंगी, फैमिली के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके मैं इसका ऑर्डर निकालूंगी। तो ये हायरार्की ऑफ स्टेप, और हर स्टेप में एक रैंक या कैटेगरी आ रही है, हर रैंक या कैटेगरी आ रही है, रैंक या कैटेगरी आ रही है, रैंक या कैटेगरी आ रही है। तो वही इन्होंने यहाँ पर बोला है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, since each category or since the category is a part of an overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic categories, and together ये सब categories को हम बोलते हैं taxonomic hierarchy। तो वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ये सारे मेरे taxons हैं, taxon, ये सारे मेरे taxons हैं, और ये सब represent कर रहे हैं category at different levels, category at different levels of taxonomic arrangement। तो इंडिविजुअली मैं इनको टेक्सॉन की जगह टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोल सकती हूँ। ये एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ये एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है,
ये भी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, सभी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं, बस अलग अलग नाम बता रहे हैं एक ही चीज़ के। ये मैं एक साथ आपको लिख के दिखा दूंगी, वैसे ये इतना ध्यान का है नहीं, बट ये इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि टेक्सोन क्या है, अब ये कैटेगरी क्या है, अब ये लेवल क्या है। तो वो सब मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि लेवल अलग अलग हम डिसाइड करते हैं, वो हमें पहले से बना हुआ दिया हुआ है कि किंगडम सबसे ऊपर आएगा, फिर हमारा फाइलम या डिवीजन आएगा, वो हमारा लेवल बन चुका है। लेवल सबके अलग अलग है। उसके बाद अब आती हैं कैटेगरीज। इन सबको एक तरह से बोला जाए कैटेगरी तो है कि किंगडम में इस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे, स्पीशीज़ में बस वो आएंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, ये कैटेगरी है। इसी को मैं ग्रुप बोल देती हूँ, इसी को मैं टेक्सॉन बोल देती हूँ, इसी को ही मैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोल देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं ये, since the category is a part of overall taxonomic arrangement it is called taxonomic category। और collectively इन सबको, जो मैंने वो सारे टर्म्स आपको किंगडम फाइलम वगैरह दिए थे, उनको हम collectively बोलते हैं taxonomic hierarchy। ठीक है, वो हायरार्की पहले से हमें दी हुई है, हमने खुद से नहीं बनाई, हमें ऑलरेडी साइंटिस्ट ने बनाकर दी है, वो बायोलॉजिस्ट ने बनाकर दी है हमें। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वही है ना कि जो यहाँ पर टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट है, जो हमारी जो टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट है, हमारी कैटेगरीज होती हैं, वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो हम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, उसी में तो हमने कैटेगरीज बनाई थी, तो उसका एक एक स्टेप ही तो है कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन का हर स्टेप पे एक रैंक या कैटेगरी है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। तो वही लाइन यहाँ पर बोली है कि ये जो कैटेगरी है ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताती है, ये रैंक है या फिर हम इसको टेक्सॉन बोल देते हैं। तो वही लाइन वो रिपीट कर रहे हैं, बार बार अलग अलग टर्म्स में एक ही चीज़ को बोल रहे हैं। कि मैं डायग्राम में मेंशन करती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर है ये, राइट। तो ये जो है, ये हैं हमारे डिफरेंट लेवल्स। ये मेरी पूरी है टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसमें ये हमारे अलग अलग लेवल है। हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल। और अब हम करेंगे ये, अब हमारा ये मैं कैसे करूँ, मैं यहाँ पे करके देखती हूँ कोई कलेक्टिव जगह। इन सब को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं फ्लावर ड्रॉ करती हूँ एक। नहीं, ऐसे ही सही लग रहा था ब्लैक डॉट से। इनको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सॉन और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और रैंक और कैटेगरी, ये है। ठीक है, यही चीज़ को वो बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं, अलग अलग सेंसेस में बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये हायरार्की ऑफ स्टेप्स हैं, जिसमें 7 स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ 7 स्टेप्स इन एनसीईआरटी, जिसमें हर स्टेप हमारा जो है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, रैंक या कैटेगरी डिनोट करता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन्होंने, मैंने अंडरलाइन नहीं किया।
रैंक कॉमनली नोन एज टेक्सॉन। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्लूरल, ये याद मतलब ये जनरली पता होना चाहिए कि इसको ये प्लूरल है या ये सिंगुलर है। इसके बाद इन्होंने ये बोला था सिंस कैटेगरी जो है वो पार्ट है ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट की, इंडिविजुअल उनको हम बोल सकते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, और सभी कैटेगरीज को एक साथ हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हायरार्की में अलग अलग लेवल्स पर हैं। तो वो है जैसे हमारी सोसाइटी में हायरार्की है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो वो एक हायरार्की बनी हुई है हमारी सोसाइटी में भी इनकम के बेसिस पर। वहाँ पर लेवल किसके बेसिस पर है, इनकम के बेसिस पर। यहाँ पर लेवल किसके बेसिस पर है, कितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है हर लेवल पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और जो हायरार्की है इसको हम एक एग्जाम्पल से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स हमारी कैटेगरी हो गई, कौन सी कैटेगरी हुई इंसेक्ट्स हमारी, इंसेक्ट्स हमारी हो गई क्लास हो गई। शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, इट मीन्स इंसेक्ट्स में जो रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लासिफाई हो सकते हैं, एंड दे वर गिवन अ रैंक या कैटेगरी, जो इस केस में है क्लास में हमने इनको लिया, क्लास इंसेक्टा। तो बस यही है कि वही है कि जो इन्होंने बेसिकली एग्जांपल दिया, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हमारा एक कैटेगरी हो गई, एक हमारा टेक्सॉन हो गया, एक हमारा रैंक हो गया, एक हमारा टेक्सोनोमिक कैटेगरी हो गया, एक हमारा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जिसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये एग्जाम्पल की तरह आप याद कर लीजिए। मैमल्स में क्या था, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर, जो मैंने आपको बोला था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनिमल किंगडम में मेंशन्ड है कि बॉडी हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स के। सिमिलरली प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जॉ एंड प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल ईयर इज ऑल्सो अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का इतना नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल ईयर है वो फर्स्ट टाइम एनिमल्स में ही, आई एम रियली सॉरी, वो मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर है, एनिमल्स का नहीं, मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जॉ एंड एक्सटर्नल ईयर, इससे पहले के जो हमारे एनिमल्स थे जैसे एव्स थे, हमारे रेप्टाइल्स थे, पाइसेस में वो फिशेस थी, हमारे एम्फीबियंस थे, उनमें हमारी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं थी, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग थी, उसमें हमारा एक्सटर्नल ईयर नहीं था। टिम्पैनम वो ओपनिंग था, एक होल था बाहर की तरफ जो हमें रिप्रेजेंट करता था कि यहाँ पर कान है, अंदर इनका इनर ईयर है, ठीक है। कैन यू नेम एनी अदर सच ऑर्गेनिजम्स, तो हम बोल सकते हैं, इसके अलावा हम ले सकते हैं, लेट्स से मैंने ले लिया एंजियोस्पर्म्स ले लिए, एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स की वो कैटेगरी में आएंगे। एंजियोस्पर्म्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एंजियोस्पर्म्स हमारे आएंगे डिवीजन वाले में आएंगे, और वो क्या होता है जिनमें हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास सीड होता है, वो कवर्ड होता है, हमारा फ्रूट बनता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर, डबल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उनसे एसोसिएटेड होंगे फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन इन पार्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने वो सब समराइज कर दिया जो मैंने आपको डायग्राम में और यहाँ पर मैं ऊपर बता रही थी कि ग्रुप मतलब की कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब रैंक, रैंक का मतलब टैक्सॉन, और ये सब क्या बनाते हैं मिलके, और मतलब हाँ इसका टैक्सॉन का मतलब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन सभी ग्रुप्स को, कैटेगरीज को, जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये लिखा है कि ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है, मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, कि मतलब जो इनमें ऑर्गेनिजम्स हम डालते हैं वो सिर्फ दिखने की वजह से नहीं होते कि बाहर से ऐसे दिखता है तो इसमें डाल दिया, बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं तो डाल दिया। हम उनके एनाटॉमिकल फीचर्स, हम उनके एम्ब्रायोलॉजिकल फीचर्स, उनके डेवलपमेंटल प्रोसीजर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका सेल का स्ट्रक्चर, उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस, उनकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ हम पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो वही इन्होंने लिखा है कि ये बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर बनाई नहीं जाती हैं, इनमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम पढ़ते हैं Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories जैसे kingdom, phylum और division for plants, class, order, family, genus and species। तो ये taxonomical studies कर रहे थे, तो taxonomists ने 7 common categories बनाई है, मेनली 7 ये broad categories बनाई हैं जिसमें हम classify करते हैं organisms को। इसके अलावा हमारे पास सब categories में जैसे variety हो गया, tribe हो गया, सब species हो गया, वो सिर्फ इसीलिए है कि जो हम classify कर रहे हैं organisms को वो हम थोड़ा और डिटेल में classify कर पाए, दैट इज़ फॉर मोर साउंड क्लासिफिकेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा सा एक लाइन होना है वो बस। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो भी हमने डिस्कवर करे हैं इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, जो मैंने आपको बताया था लोएस्ट लेवल होता है। अब आप पूछेंगे कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या था, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर्स पता होंगे, हम उसको कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से वो सिमिलर है या नहीं, इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से उसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वही जो मैंने बोला, इसको अब अंडरलाइन कर लेते हैं। ये ऐसी लाइंस होती हैं जहाँ से वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं, और एक एक वर्ड का मतलब वो मॉर्फ कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो लिखा है all organisms including those in the animal and plant kingdoms have species as the lowest category। species हमारी lowest category है, सबसे basic category है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की वो है उनके कैरेक्टर्स। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CICN, कैरेक्टराइजेशन। This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as different kinds of organisms। ठीक है, हम पढ़ेंगे स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ हमारी आती है लोएस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो है सब स्पीशीज़ इज़ नॉट लोएस्ट, इज़ नॉट मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो नॉर्मल लाइंस है उनको अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके चलेंगे। टेक्सोनोमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको हम स्पीशीज़ बोलते हैं, और एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उनके बीच के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को कंसिडर करते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कि जैसे मेरे पास जीनस सोलेनम है, सोलेनम के अंदर ट्यूबरोसम, मेलॉन्जीना, नाइग्रम आ रहे हैं, उन तीनों स्पीशीज़ को आपस में मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, मैं देखूँगी उनके बीच के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि लायन में ये डिफरेंस होता है, लायन और टाइगर में ये डिफरेंस है, टाइगर और लेपर्ड में ये डिफरेंस है, लायन और लेपर्ड में ये डिफरेंसेस हैं। और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से इनका मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से इनका मतलब है स्पीशीज़ जिनका जेनरा सेम होता है, तो सेम जीनस। जीनस हमारी हायर कैटेगरी हो गई ना, एक स्पीशीज़ हमारा लोएस्ट कैटेगरी, फिर हमारा जीनस आता है उससे ऊपर। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो होता है, पैंथेरा लियो लायन होता है। ये तीनों नाम है, 3 स्पीशीज़ हैं जिसमें इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो हमारे स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, और जो पहला वर्ड है वो जेनेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हायर लेवल ऑफ टेक्सोन या कैटेगरी है। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक अच्छी लाइन बोली है वो बोली है कि ईच जो जीनस होता है, कोई भी जीनस होता है उसमें या तो एक स्पीशीज़ हो सकती है, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, या फिर उसमें मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन का एग्जाम्पल हमारा हो गया होमोजेनेरा।
होमो सेपियंस होते हैं ना, होमो सेपियंस का बस होमो जो जीनस है उसमें सिर्फ एक ये ही स्पेसिफिक एपिथेट आता है। मोर देन वन वाले में हमारा हो गया सोलेनम, हमारा हो गया पैंथेरा। ठीक है, अब हमने जैसे सोलेनम लिया, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोंजिना, सोलेनम नाइग्रम। अब इसमें हमने स्पीशीज़ को तो डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब इसमें पूछा है कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ है उनको एक ही जेनेरा में रखना है, वो कैसे रखेंगे? वो हम रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। स्पीशीज़ के लिए, स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम देखते हैं टू डिफ्रेंशिएट स्पीशीज़ वी सी फंडामेंटल similarities and morphological differences. To assign genera, we consider morphological similarities among closely related species। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना था कि बच्चे इसमें बहुत दिक्कत करते हैं। स्पीशीज़ में कर देंगे सिमिलैरिटीज़, जेनेरा में कर देंगे डिफरेंसेस। तो ये यहाँ पर आपको लाइन को समझ के देखना है कि जेनेरा में एक जेनेरा है, उसमें अगर हमारे मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं तो वो सारे स्पेसिफिक एपिथेट्स हमने इस पर्टिकुलर जेनेरा में ही क्यों रखे, इतनी सारी अलग अलग स्पीशीज़ को एक ही जेनेरा क्यों दिया? हमने मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ की वजह से वो जेनेरा दिया। बट अगर एक ही जेनेरा में अगर अलग अलग स्पीशीज़ हैं तो वो एक ही जेनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने अलग अलग स्पीशीज़ में कैसे डिवाइड करा? हमने उनके फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ देखे ऑर्गेनिजम्स के और आपस में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे, तब हमने उनको अलग अलग करा। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा जो है एक हमारा होता है जेनेरा जिसमें एक स्पेसिफिक एपिथेट आता है टाइग्रिस, टाइगर के लिए। यहाँ पर देखिए मैं आउटलाइन कर देती हूँ इसे। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पैंथेरा लियो टाइगर लायन, और ये टाइग्रिस हमारा आ गया टाइगर। और सोलेनम में हमारे आते हैं स्पीशीज़ जैसे नाइग्रम एंड मिलोंजिना। तो यहाँ पर मिलोंजिना इज़ बेसिकली ब्रिंजल और एग प्लांट। और जो ये नाइग्रम है इसको हम बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड। ठीक है, इसको हम मकोई भी बोलते हैं। ये आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे जब हम सोलोनेसी फैमिली को पढ़ेंगे वहाँ पर। इसके अलावा एक यहाँ पर होता है पैंथेरा, पार्डस, ये होता है लेपर्ड। ठीक है, एक हमारा टमाटो का हमें याद करना होता है, जैसे पोटैटो का आपको पता है सोलेनम ट्यूबरोसम। टमेटो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है, आपको नाम याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है कि इसका जो जीनस होता है वो होता है सोलेनम। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि पोटैटो और टमाटो में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कौन से लेवल पर होंगी, तो स्पेसिफिक एपिथेट अलग है, जीनस सबसे ज़्यादा सेम है, तो सोलेनम यानी जीनस लेवल पर सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पोटैटो एंड टमाटो share maximum similarities
एट जीनस लेवल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक इन्होंने यहाँ पर दिया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं इनका स्पीशीज़ सेपियंस है, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था, होमो जेनेरा होमो सेपियंस, और जीनस होमो है और साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। ये इसमें सिर्फ एक ही मतलब स्पीशीज़ आती है इस जेनेरा में, जो मैंने आपको बता दिया होमो जेनेरा में। तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया है। ये मैंने आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ बताए थे। मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, जिसमें हर स्टेप पर एक रैंक, कैटेगरी, टेक्सोन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुप आता है, और इनको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी बोलते हैं, कलेक्टिवली टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। और इंसेक्ट्स भी हमारा एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा होता है क्लास, टेक्सोन, या फिर जो हमारा लेवल होता है क्लास का लेवल होता है, और उनके कैरेक्टर होते हैं 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इसके बाद ये जो कैटेगरीज या फिर ग्रुप्स होते हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज़, मॉर्फोलॉजिकल अग्रीगेट्स, या फिर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड नहीं होते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं टेक्सोनोमी में के अंडर, तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी हमारी स्पीशीज़ होती है, जो मैंने बताया था सबसे बेसिक कैटेगरी भी होती है। एंड जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि किस बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, वो होता है सबसे पहले हम उनके कैरेक्टर्स जानते हैं, जिससे हमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ का पता चलता है। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि एक ही जेनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग स्पीशीज़ में डिवाइड करने के लिए तो हम उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ कंसिडर करते हैं। बट एक ही जेनेरा में अलग अलग स्पीशीज़ आएंगी, उसके लिए हम जो स्पीशीज़ हैं उनके हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ कंसिडर करते हैं। मैंने फिर कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स बताए थे, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम मिलोंजीना एग प्लांट या ब्रिंजल, सोलेनम नाइग्रा मकोई या फिर ब्लैक नाइट शेड, पैंथरा टाइग्रिस हमारा टाइगर होता है, पैंथरा लियो लायन होता है, पैंथरा पार्डस लेपर्ड होता है, टमेटो एंड पोटैटो हमारे सोलेनम जीनस में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जीनस लेवल पर मिलेंगी। जीनस से ऊपर का फिर उनका सब सेम ही रहेगा, बस स्पीशीज़ अलग है, बाकी सब तो सेम ही है उनका। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जीनस पर। आज हमें जीनस तक कंप्लीट करना था, बस अभी होने वाला है। तो जीनस में आते हैं हमारे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा। तो ये वही है कि अगर मैं एक जेनेरा ले रही हूँ सोलेनम, एक मैं ले रही हूँ पैंथेरा, इसमें मेरा आ गया ट्यूबरोसम, इसमें मेरा आ गया नाइग्रम, इसमें मेरा आ गया मिलोंजीना, इसमें मेरा आ गया पार्डस, और आ गया लियो, और आ गया टाइग्रिस। तो वही है कि जो ये स्पीशीज़ रिलेटेड स्पीशीज़ हैं सोलेनम की, इनमें आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कंपेयर टू इस जेनेरा की स्पीशीज़ से। तो ये जनरल नॉर्मल स्टेटमेंट ही है। फिर इन्होंने बोला है जो इम्पोर्टेंट है, जेनेरा आर अग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ये जनरल स्टेटमेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो के इन्होंने हमें दिए हैं सोलेनम ट्यूबरोसम एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल तो मिलोंजीना आर 2 डिफरेंट स्पीशीज़, बट दोनों का जीनस हमारा सेम है सोलेनम। सिमिलरली जो हमारा पैंथेरा जीनस है उसमें लायन, लेपर्ड और टाइगर तीनों विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज़ ऑफ द सेम जेनेरा। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीशीज़ में आपस में सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हम सेम जेनेरा देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कॉमन फीचर्स। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से एक एक चीज़ को एनालाइज करिए कि ऐसे क्यों लिखा है। ऐसे नहीं है कि जुगाड़ कर लिया, हाँ समझ आता है हो गया। ऊपर इन्होंने रीजनिंग दी थी स्पीशीज़ वाले पैराग्राफ में कि एक ही जीनस में जो अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं उनमें आपस में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तभी वो एक जीनस में आती हैं। लेकिन वो अलग अलग एक ही जीनस में मान लीजिए 1000 ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर इजी नंबर के लिए लेट्स से एक जीनस है, इसके अंडर में मेरे आ रहे हैं 900 ऑर्गेनिजम्स। अभी 900 ऑर्गेनिजम्स में मेरी 3 स्पीशीज़ अगर बनती हैं तो वो आपस में डिफरेंसेस के ऊपर बनेंगी, लेकिन ये तीनों स्पीशीज़ एक ही जेनेरा में आ रही हैं तो वो सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे बन आ रही हैं। ये इसका मतलब है, ठीक है। दस दिस जीनस, तो ये इन्होंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस
फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक यही एग्जाम्पल दे दिया है कि जो फेलिस है वो कैट्स का जीनस है। कैनिस सिमिलरली हमारा डॉग्स का हो जाता है, कैनिस जेनेरा फॉर डॉग्स। तो ये हमारा जीनस का हो गया। अब हम फैमिली हम कल पढ़ेंगे, हमने आज इतना कवर कर लिया है। तो यार आई होप आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल क्लियर देम फॉर यू। थैंक यू।